हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझिएंगे कि सर इस वीडियो में हमें क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव सेकेंड चैप्टर है, जिसमें दोस्तों हम लोग लघुतरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 का सूक्ष्म जीव चैप्टर 2 है ना, जिसमें हम लोग लघुतरीय प्रश्न आज इस वीडियो में जानेंगे। हम दोस्तों अति लघुतरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी कोशिका के बीच दो अंतरों को स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपको जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी पादप कोशिका के बीच में दो अंतर को लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि एक तरफ जीवाणु कोशिका और एक तरफ प्रारूपी पादप कोशिका लिख लेना है और बीच में एक लाइन पार देनी है। ठीक है, अंतर इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला लिख देंगे जीवाणु कोशिका में कि जीवाणु कोशिका का कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका का कोशिका भित्ति किसका बना नहीं होता है, तो सेलुलोज का बना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रारूपी जो पादप कोशिका होता है उसका जो है ना कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, यानी पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, इस तरीके से पहला पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट में लिख देंगे कि जीवाणु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन दोस्तों पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, आपको बताया गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या करेंगे, दो अंतर को लिख देंगे। बाकी चलेंगे दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो गया था, तो मैंने यहाँ पर एरो का चिन्ह दे दिया हूँ, इसको आपको नहीं देखना है। अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बैक्टीरिया अपघटनकर्ता क्यों कहलाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है अपघटनकर्ता क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि बैक्टीरिया अपघटनकर्ता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक में मृत जीवों के शरीर एवं वर्ज्य पदार्थ उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बैक्टीरिया जो है अपघटनकर्ता कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में क्यों होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ शैवालों में जो होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, अकार्बनिक यौगिक तथा कुछ विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि कुछ शैवालों का उपयोग जो हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं पता हो गया, क्योंकि दोस्तों उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और अकार्बनिक यौगिक तथा कुछ विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, एल्गन ब्लूम किसे कहते हैं। ठीक है, एल्गन ब्लूम क्या होता है चलिए जानते हैं। एल्गन ब्लूम उसे कहते हैं जो शैवाल तेजी से बढ़कर जल की सतह पर एक मोटी परत बना देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, मोटी परत को बना देता है, उसी को एल्गन ब्लूम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन को लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि ईस्ट सामान्यतः कहाँ पनपते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होते हैं सामान्यतः कहाँ पे पनपते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ईस्ट सामान्यतः वैसे खदानों पर पनपते हैं जिसमें शक्कर अधिक मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, शक्कर यानी चीनी की मात्रा जो है, मीठा की मात्रा क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, विटामिन, मीठे फलों का रस, दूध आदि, ये सभी के सभी में ईस्ट जो है सामान्यतः तेजी से पनपता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि बेकरी उद्योग के लिए ईस्ट किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, बेकरी उद्योग के लिए जो है ईस्ट किस प्रकार उपयोगी है, तो बताना है कि ईस्ट से किण्वन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ईस्ट के किण्वन क्रिया के द्वारा कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण पाव रोटी, केक आदि फूलकर हल्के हो जाते हैं। इसी प्रकार बेकरी उद्योग के लिए ईस्ट उपयोगी है। ठीक है, आपको बता देना है।
उसके बाद दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवकों के कारण पादपों और जंतुओं में होने वाले कुछ रोगों के नाम लिखे। ठीक है, कवकों के कारण पादपों और जंतुओं में होने वाले कुछ रोग के नाम क्या हो सकते हैं, तो बता देना है कि कवकों के कारण पादपों में रस्ट, बेल्ट तथा ब्लाइट नामक रोग होते हैं। ठीक है, कवकों के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों पादपों में, तो रस्ट, बेल्ट तथा ब्लाइट नामक रोग होते हैं। और मनुष्य में दाद, खुजली जैसे चर्म रोग होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कौन सा रोग होता है दोस्तों, दाद, खुजली जैसे चर्म रोग होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 7 नंबर को बता देना है। 8 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों कि वायरस को कभी कभी निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है, क्यों, है ना। वायरस को कभी कभी निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है, क्यों समझा जाता है, तो आपको बताना है कि वायरस जो है जीवित कोशिका में परजीवी की भांति तथा कोशिका के बाहर निर्जीव कण के समान होता है। ठीक है, वायरस के इस सजीव और निर्जीव दोनों विशेषताओं के कारण कभी कभी से निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन को बता देनी है आंसर। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायरस अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार करते हैं। ठीक है, वायरस जो है अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार करते हैं, तो बताना है कि वायरस अपने संख्या में वृद्धि जो है जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर सजीव की भांति करता है। ठीक है, जीवित कोशिका में प्रवेश करता है और क्या करता है दोस्तों, सजीव के भांति कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए वायरस जो है अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस के कारण मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। वायरस से होने वाले वैसे 2 रोग के नाम लिखे जिनसे बचने के लिए टीके उपलब्ध हैं। ठीक है, आपको बता देना दोस्तों कि वायरस के कारण मनुष्य में सर्दी से लेकर कई प्रकार की भयंकर बीमारियां होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज आदि। ठीक है, वायरस से बचने के लिए 2 रोग के नाम जिसका टीका उपलब्ध है उसका नाम लिख देंगे, पोलियो और चेचक। ठीक है, इसका टीका क्या है दोस्तों, उपलब्ध है। उसके बाद दोस्तों आपको 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच के योजक कड़ी क्यों कहलाता है। ठीक है, यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी जो है क्यों कहलाता है, तो आपको बताना है कि यूग्लिना में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी गुण के कारण इसे पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बता देना है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है ना दोस्तों। अमीबा का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो क्यों होता है आपको यहाँ पर जानना है, तो चलिए जानते हैं। इसका आकार अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि इसके शरीर के किसी भी स्थान से जो है हमेशा बनने या बिगड़ने वाले कुटपाद के कारण होते हैं। ठीक है, अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो कुटपाद के कारण। अब इसी कारण से क्या होता है दोस्तों, अमीबा का जो आकार होता है ना अनिश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन में है प्रोटोजोआ किस प्रकार लाभदायक है। ठीक है, तो बता देनी है प्रोटोजोआ जो है परोक्ष रूप से प्रोटोजोआ परोक्ष रूप से अपघटक का कार्य करता है तथा समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ कई छोटे समुद्री जंतुओं के भोजन है। इसी प्रकार प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों, लाभदायक है। ठीक है, तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से बता देनी है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित किन्हीं 2 महत्वपूर्ण खोजों का उल्लेख करें। ठीक है, तो सूक्ष्म के अध्ययन से संबंधित, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित 2 महत्वपूर्ण खोज जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया, है ना। पहला नंबर में लिख देंगे। दूसरा नंबर में लिखेंगे 1667 ईस्वी में ल्यूवेनहोएक ने बैक्टीरिया की खोज किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोल रहा था कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित किन्हीं 2 महत्वपूर्ण खोज का उल्लेख करें, तो हमने यहाँ पर 2 का उल्लेख कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले लाभदायक प्रभावों का उल्लेख करें। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन पर जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले लाभदायक प्रभाव क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा लाभदायक प्रभाव है, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव में जीव मंडल के अपघटन करता है जो प्राकृतिक में जैविक उर्वरक बनाते हैं। अब कुछ सूक्ष्म जीव में नाइट्रोजन जो है अस्थायीकरण करते हैं। ठीक है, इतना ही। सूक्ष्म जीव को भोजन के रूप में करते हैं तथा सूक्ष्म जीव का उपयोग बेकरी उद्योग में भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देनी है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कवकों के 2 प्रमुख उपयोगों का उल्लेख करें। ठीक है, तो आपको बता देना दोस्तों कवक के 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला, बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग पाव
पाव, रोटी, केक आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गीले आटे तथा मैदा में किण्वन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे पाव रोटी फूलकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, हल्के हो जाते हैं। दूसरा बता देना है, दुग्ध उत्पाद को परिपक्व तथा विशेष खुशबू लाने में कवक का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दूसरा नंबर पॉइंट को बता देनी है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, वायरस सजीव है या निर्जीव, कारण सहित बताएं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वायरस सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो वायरस न सजीव है और न ही निर्जीव है। ठीक है, अर्थात इसका अपना कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है ना दोस्तों, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। यह पोषक कोशिका के बाहर एक निर्जीव कण के समान तथा जीवित कोशिका में परजीवी के भांति रहता है। इसी कारण इसे निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी समझा जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन को बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोटोजोआ संघ के 4 जंतुओं के नाम एवं उनके वास स्थानों का उल्लेख करें। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के 4 जंतु के नाम एवं उनके वास स्थानों का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो चलिए जानते हैं कि 4 जंतु के नाम इस प्रकार है। ठीक है, आपको लिख देनी है। सबसे पहला एंटमीबा, दूसरा है इवलिना, तीसरा है पैरामीशियम और चौथा है मलेरिया परजीवी। ठीक है, ये सभी का वास स्थान मृदु जल, समुद्री जल, तालाब, गीली मिट्टी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देनी है। अब है दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो आपको बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच के प्रमुख अंतरों का उल्लेख करें। बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करें। ठीक है, तो बता दें दोस्तों, बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होती है जिसके कारण इसका आकार निश्चित होता है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसका निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, जबकि वायरस अकोशिकीय जीव है जो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के समान होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दोस्तों मैंने 1 से लेकर 19 तक के जो है लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग सब थ्योरी पढ़ लिए थे, तो आपको क्वेश्चन को जो है ना किस तरीक़ा से आपका आंसर देना है वो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट कर दिया हूँ और आपको बता भी दिया। तो आपको हमारी वीडियो को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो उसका वीडियो बनाऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप उसे भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसी तरीक़ा से हम लोग मिलते रहेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेते नहीं, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।